हेलो फ्रेंड्स, जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला उपन्यास तमस, आज से मैं वही उपन्यास आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि इस उपन्यास में आपको क्या अच्छा लगा। यह वीडियो मेरी कम से कम 1 लाख व्यूज तक पहुँचे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थीं। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीरें आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नत्थू का सांस धौंकने की तरह चल रहा था और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से उठकर बैठ गया। उसकी नज़र फिर सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसल से छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थूथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू इसी बदरंग कटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थूथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सुअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने लगता है। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी सी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सुअर के थूथने तक चला आया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी, कचरे की जहरीली वास, सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा। कितनी ही बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर छुरा भोंक चुका था। छुरा निकालता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा रह जाता जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थूथनी का निशाना बनाता, फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काट कर लौट आती थी, अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सुअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थूथनी के आसपास के बाल सफेद कटीले जैसे शाही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सुअर की चर्बी की बात चली थी। उसके साथी भीखू चमार ने कहा था, सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो, गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता। फिर उसके गले की नस काट दो, सुअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, पर एक भी तरकीब उसके काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है और सुअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर फीस की पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सुअर को कोठरी में से धकेल कर बाहर खदेड़ दिया होता। चौधरी साहब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, मुराद अली ने नत्थू से कहा था, जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था। सुअर क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा था। इधर पिगरी के सुअर बहुत घूमते हैं, एक सुअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सुअर नहीं मारा मालिक, और सुनते हैं सुअर मारना बड़ा कठिन है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल बाल उतारने का काम होता तो कर देते, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 50 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकाल कर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूंस दिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, सलोत्री साहब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सुअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो, सलोत्री साहब खुद बाद में
पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या ना कहे, मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो, सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं। वह अपने साथ सलोत्री साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। नत्थू के हाथ अभी बंधे ही थे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने के कारण मुंह से बात नहीं निकल पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे, तुम भी ध्यान रखना। हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहां से चला गया। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता था, मगर खाल मिल जाती थी। बड़े रखरखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का करिंदा होने के कारण छोटे बड़े सभी लोगों को उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते ना देखा हो। पतली बेंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिंगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप की सी छोटी छोटी पैनी आंखें और कटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार, सिर पर पगड़ी, उसे सब फबते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और उसका कद ठिंगना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, नत्थू की जान सासत में आ गई। सुअर कहाँ से पकड़े और काटे कैसे? नत्थू के मन में आया था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सुअर काट कर सलोत्री साहब के घर भिजवा दे। मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सुअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा। उसने आवारा घूमते सुअरों को कचरे में मुंह मारते देखा था, उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा और टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा। शाम के साए उतरने लगे थे, जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द की अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सुअर उधर से आ निकले। तभी उनमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर चला गया था। फिर इस डर से कि सुअरवाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ उधर नहीं आ निकले और सुअर को किकियाता ना सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा उठा कर कोठरी के अंदर डालता रहा। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया था और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियां फूंकता रहा। अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करता रहा। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांग उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन खींचने और पछताने लगा था। उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों अपने सर लिया। तब भी उसके मन में आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाजा खोल दे और सुअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और सुअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सुअर की तोंद पर वो एक जगह खरोंचों के से निशान आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सुअर की थूथनी के जख्म थे। और बस सुअर पहले की भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांसें फूल रही थी और बदन पसीने से तरबतर हो रहा था। और कहीं इस झंझट में से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूर सेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर फिर सुअर पर गई। सुअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दी थी और झींकता हुआ कमरे के बीच में से दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लौ फिर झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवारों पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया। सुअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूथनी से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकियाकर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले के सी ही उसकी पतली सी दुम
किसी पतले लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीस कर कहा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सुअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ एक बार फिर सुअर की टांगें पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश करके देखें। बाएं हाथ से छुरे को ऊंचा उठाए, उधर धीरे से कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सुअर दाएं हाथ की दीवार के सिरे तक पहुंचकर बाएं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की जगह वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थूथनी पर लगी थी। अब सुअर उसके ऐन सामने था, उसकी ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया। सुअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया था, अब पाँव फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है, और जो काम ना हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दुश्मन बन जाए, खाले दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सुअर पिछले पांव से पकड़ने पर सुअर काट खाएगा, या उछलेगा या हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई थी। या मैं नहीं रहूंगा या ये नहीं रहेगा, उसने कहा, और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सुअर की थूथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी, मगर यह हिले डुले नहीं, और सिल सीधी उसके शरीर पर जा पड़े। कहीं पर तो वह बार करेगी, और कोई ना कोई अंग तो सुअर का टूट कर ही रहेगा। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है। उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तोलकर नत्थू ने सिल को सुअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साइड उल गई। सिल सुअर के लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सुअर जोर से किकियाया और सिल फटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सुअर की ओर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सुअर की अधमुदी आंखें मिचमिचा रही थी। उसकी थूथनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी हुई थी। सहसा सुअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक और को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सुअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी थी, जिसके बाद शायद वह चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सुअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर नहीं हुआ जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई है वह बुदबुदाया और आंगन में जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा से उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तरबतर उसके शरीर को हवा की हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव होने लगा। क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से जी उठा। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई। मुझे क्या लेना इस काम से, सलोत्री को सुअर नहीं मिलता तो ना मिले, मेरी वला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ लूंगा। यह मेरे बस का नहीं है हुजूर, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुंह बनाए रखेगा। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। मुंडेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी, मूक और बिल्कुल शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटर पटर, बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन आवाज सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी गहरी लीकें बन गई थी
और मिट्टी पिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि इस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता है। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियों और बेरों के पेड़ और कटीले झोर के झुरमुट झूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाया बड़बड़ाता रहा और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी। पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था, नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह संकट मोल न लिया होता तो वह उस वक्त उसके पास होता। उसकी अलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर लेने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली धुली लग रही थी, धुली धुली लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से मिल जाती थी। चारों ओर चुप्पी छाई थी। दूर बाईं ओर पिगरी की नीचे की इमारत थी, जो चांदनी में चपेट काली डिब्बे सी लग रही थी और दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। बहुत दूर बहुत दूर फौजी छावनी की बारकें थी, अलग अलग, जहाँ तक पहुँच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर यह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। स्वच्छ शीतल हवा चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसने अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहां से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअरबाड़े का पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और उसे हाँक कर वहां से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ होले होले बतियाते हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर सेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथर आ गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई, जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जबकि अभी तक सुअर मरा नहीं है। जमादार छकड़ा लेकर आ ही रहा होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलमा घुल गई थी, पाँव फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाजा खुलते ही भभूका सा उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी की ऐन बीचों बीच सुअर खड़ा है। निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाजा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सुअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सुअर ने अपना नथना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सुअर का नथना ज्यादा लाल हो रहा है और सुअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सिल सुअर के पीछे कुछ दूर पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर से झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सुअर फिर से हिला और चलने लगा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थितिगत से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। 2-1 कदम दाएं बाएं झूलकर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज सुअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा करके उस पर पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया था और नत्थू के पास पहुंचते न पहुंचते वह एक ओर को लड़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर से कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी
कभी उठी रह गई। सुअर ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर लगी हुई थी। तभी दूर पड़ोस किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बाग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। तमस उपन्यास का अगला अध्याय सुनने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं तमस कहानी, तमस उपन्यास के अगले भाग में।